नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन असद उमर का आज अखबारी बयान है कि हम कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, पिछली हुकूमतों ने मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया है, लेकिन हम जो हैं इस मुल्क को जो मुआशी बहरान पैदा कर दिया गया है इसको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें हम अपनी हुकूमत की भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमें परवाह नहीं है, हम मुल्क को इन मुआशी मसाइल से निकालना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, माना है कि इस वक्त मुल्क की मईशत का क्या हाल है और वो क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो एक चीज़ और भी है, वो ये है कि नैब के इस वक्त नैब जो है वो एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है। मौजूदा हुकूमत के वज़ीर आज़म का कहना है कि हमने पूरे इख्तियारात नैब को दिए हैं कि जी वो अपने आज़ाद इख्तियार के तौर पर काम करे। ख़ास तौर पे लाहौर नैब डीजी और जो पिंडी नैब डीजी हैं, इनका जो इस वक्त इनकी जो कारकर्दगी है इसके ऊपर सभी का कहना है कि नैब डीजी लाहौर और नैब डीजी पिंडी जो हैं वो एक आज़ाद हैसियत से बेहतरीन इंसाफ के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई और वो ये डेवलपमेंट है कि पंजाब असम्बली में PMLN ने डीजी नैब लाहौर के ख़िलाफ़ जो है वो करारदाद लाई है। यहाँ पर एक बात ज़रूर बताता चलूँ कि ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, ये जितने भी चेयरमैन नैब से लेके ये जितने भी ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं, इनमें ये सारे अपॉइंटमेंट जो है वो पिछली हुकूमतों की है। तो ये भी एक बड़ा मसला है जिस पर ज़रूर हम बात करेंगे। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो तीसरी दफ़ा उनके मुद्दत में तोसी की गई है, 14 महीने की तोसी की है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और इनको जो है वो फिर एक दफ़ा काम करने के लिए कहा गया है जनाब बाबर याकूब साहब। इसी तरीके से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे इस पे कहा जा रहा है कि जी ये हुकूमत की 45 दिन की जो कारकर्दगी थी उसकी बुनियाद पर शिकस्त हुई है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की ये जो कारकर्दगी थी, क्या वाकई कोई भी हुकूमत जो मुआशी हालात थे जो 35 साल में इस मुल्क का हाल हो गए थे, गुड गवर्नेंस के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से, मईशत के हवाले से, इदारों की कमज़ोरी के हवाले से और दूसरे बहरान के हवाले से, क्या कोई भी हुकूमत 45 दिन में कोई बेहतर अचीवमेंट कर सकती थी? ये सवाल मैं ज़रूर रखूँगा। और अगर इस हुकूमत के नुमाइंदे की क्या नाअहलियत थी कि 35 साल का और 45 दिन का फ़र्क आवाम तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंचा सके इनके तर्जुमान, जिसके पर आवाम का एतमाद ये बहाल नहीं कर सके, जिसका रिजल्ट सामने आया। अगर ऐसा है तो, और ये कि हुकूमत ने एक तहैया किया हुआ, हालांकि बड़ा मुश्किल हालात है, हुकूमत को मुआशी तौर पर बहुत बड़ा प्रेशर है जिस तरीके से सुनने में भी आ रहा है, और दूसरे मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी के भी हैं और दूसरों के मसाइल यहाँ पे बड़े गंभीर मसले हैं जो हुकूमत फेस कर रही है। ऐसे मौके पे फिर भी हुकूमत ये कहे कि हम एहतसाब के अमल को किसी भी सूरत में जो है ना वो रोकेंगे नहीं और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये बड़ी बात है। और 100 दिन के अंदर हुकूमत क्या मज़ीद ऐसी डायरेक्शंस हमें दे सकेगी, बेहतर कार्रवाई, बेहतर तामीरी, इस मुल्क को एक नए डायरेक्शंस में डालने के लिए कुछ न्यू डायरेक्शंस, कुछ न्यू पॉलिसी 100 दिन में दे सकेगी? ये भी एक सवाल बनता है। और एक सवाल ये भी बनता है कि 35 साल की बैड गवर्नेंस, करप्शंस और तबाही के बुनियाद पर इस नई आने वाली हुकूमत को कितने साल देना चाहिए जिसकी बुनियाद पर ये कुछ न कुछ अचीवमेंट सामने ला सके इन 35 साल के मुकाबले में। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं गेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं राना अफजल साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना मुस्लिम लीग नून, आपका भी शुक्रिया। सेनेटर मौला बख्श चांडियो, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हुमायूं अख्तर खान, साबिक वफाकी वज़ीर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप भी हमारे साथ हैं, आप लोगों का भी शुक्रिया। सबसे पहले आता हूँ जनाब मैं हुमायूं अख्तर साहब की तरफ। हुमायूं अख्तर साहब की तरफ इसलिए आ रहा हूँ कि 131 पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। पूछना चाहता हूँ क्या वजूहात है इनकी शिकस्त की? हालांकि ये जीती हुई सीट थी इमरान खान साहब की और उम्मीद की जा रही थी कि आप जीतेंगे, लेकिन आपको शिकस्त हुई। हाँ, मार्जिन कम है लेकिन शिकस्त हुई है। तो क्या वजूहात है, आप क्या समझते हैं
45 दिन की कारकर्दगी की बुनियाद है, वहाँ लोगों ने काम नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया, या क्या ऐसी सूरत हाल थी जिसकी बुनियाद पर आपको शिकस्त हुई? क्या कहते हैं जनाब मुआय्यद अख्तर खान साहब? दो तीन चीजें हैं जी। एक तो डेफिनेटली महंगाई की खिलाफ एक रिएक्शन हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं भी थोड़ी सी इकोनॉमिक समझता हूँ। ये बुनियादी तौर पे महंगाई जो ड्रास्टिक कमी आती है रुपए की कीमत में, जो कि नून लीग के आखिरी चंद माह में आई और 105 से रुपया गिरना शुरू हुआ और तकरीबन 125 तक गया, उसके असरात इमीडिएट नहीं होते, उसके असरात चंद माह लेते हैं। और वो असरात अब जब नजर आए कि खाने पीने की अशिया महंगी होनी शुरू हुई, ऑयल की इंपोर्ट महंगी हुई, तो ये एक महंगाई का शोर हुआ जिसका असर डेफिनेटली मैं समझता हूँ सबसे बड़ा असर ये पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली कसूरवार हम नहीं थे और हमें ज्यादा बेहतर तरीके से पब्लिक को समझाना चाहिए था कि दर हकीकत इसकी वजह क्या है। एक तो ये है जी। दूसरा ये है जी कि हमारी पीटीआई का बुनियादी तौर पे अभी ब्लॉक कोड की सतह पे, ग्राउंड पे तंजीम उस तरह की नहीं है जिस तरह ये पुरानी पार्टी है पीएमएल इसकी है। हमारी पार्टी का बहुत बड़ा एक वोट बैंक इमरान खान के अपने नाम का है। फिर जो कैंडिडेट्स थे जैसे मैं हूं या हमारे कुछ सपोर्टर्स, उनके जो रिस्पेक्टिव वोट बैंक्स हैं वो एक पार्टी का वोट बैंक बनता है। पार्टी की तंजीम अब मुझे जब ये हल्का मिला है तो मैं ग्रास रूट तंजीम बनाऊंगा जिससे कुछ हमें दुश्वारी का सामना हुआ। पीटीआई की, मेरे हल्के की जितनी पीटीआई थी वो टोटली और होल हार्टेडली मेरे साथ चली है जी। और हल्के से बाहर से भी जो पार्टी के मैंने जिन मेंबरान को रिक्वेस्ट की वो आए और उन्होंने भरपूर मेरे लिए कैंपेन की। ये बिल्कुल कोई वजह नहीं है। और चौथी जी, जो एक बहुत बड़ी वजह अब मेरे सामने एविडेंस और इंकशाफात हो रहे हैं कि साद रफीक साहब आदत से मजबूर थे, उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से आखिरी रात को वोट खरीदा और हमेशा की तरह उन्होंने इस दफा भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कुछ कॉम्प्रोमाइज थे और यहाँ तक के एलिमेंट्स इन दी रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस भी कॉम्प्रोमाइज थे। इसके मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो था ये इसमें आपको रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ नजर आते अगर कम से कम बाकी चीजों के अलावा साद रफीक का ये जो धांधली ऑपरेशन होता है जो हमेशा वो करते हैं। 2013 को जो 4 हल्के थे जिनके खिलाफ इमरान खान ने 126, 2014 में 126 दिन का धरना दिया, तो आपका इलेक्शन रिग इलेक्शन है सर। आपका इलेक्शन रिग इलेक्शन है सर। मैं मान लूं सर, ये आप कहना चाह रहे हैं सर, ठीक है? मैं ये 100% यकीन से कह सकता हूं कि जो इनका विनिंग मार्जिन है वो रिग्ड है। ठीक है सर, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि मेरे हल्के में डेफिनेटली तंजीम कमजोर थी, आप आए हैं, नए आए हैं, लेकिन सर आपके इस हल्के में 131 हल्के में रिजर्व सीट पे, खवातीन रिजर्व सीट पे 6 MNA हैं सर, 6 MNA और 6 MPA। मैं नाम अगर लेना शुरू करूं तो बड़े बड़े नाम हैं सर इसमें। तो क्या वजूहत है सर जिस हल्के में, एक हल्के से 12 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली है, उस हल्के से आप हार जाएं सर? ये इन लोगों ने काम किया था सर, जो मैं नाम ले लेता हूं सर। ये आलिया हमजा हैं, मुनज़्ज़ा हसन हैं, जनाब रुखसाना नवीद हैं, रुबीना जमील हैं, डॉक्टर सीमी हैं, मुनज़्ज़ा हसन हैं, ताशमीन सफदर हैं, नीलम साहिबा हैं, आयशा चौधरी हैं, शहवाना बशीर हैं, सादका हैं, जैनब उमर हैं, आयशा भट्टा है। मसलन एक लाइन लगी हुई है। इन्होंने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया सर? आपके साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी न किसी तरीके से, जरूरी नहीं कि ये फ्रंट पे आके काम करें, क्या आपको कोऑपरेट नहीं किया सर? मैं ब्लंट जवाब चाहूंगा आपसे। नहीं जी, इसमें जो MNA हमारी खवातीन थी उनके तो सेशंस हो रहे थे, उन्होंने फिर भी वीकेंड्स पे कुछ आके हमारी मदद की। MPA ने बेशतर ने हमारे साथ चले हैं जी। पोलिंग डे पे भी ड्यूटीज दी हैं, कैंप्स पे बैठे हैं, बेशतर ने काम किया है।
चलें सर, मैं समझ गया आप बड़ा बड़ा रिगार्ड्स कर रहे हैं। बहरहाल हमारी इत्तला है कि जी इतने बड़ी तादाद में जिस हल्के में एमएनए हों, रिजर्व सीट की खवातीन, उसका नुमाइंदा हार जाए, बड़ी सोचने की बात है। डोर टू डोर में हमें कहीं नजर नहीं, किसी और हिस्से में नजर नहीं आए। मैं आता हूं जनाब राना अफजल साहब के पास। राना अफजल साहब, रिग इलेक्शंस है, 131 आपके सामने है, क्या कहेंगे? और आप समझते हैं दूसरी तरफ अगर ये रिग नहीं है तो फिर ये मान लिया जाए कि ज़िमनी इलेक्शन 2018 जो कि पीटीआई की हुकूमत के जेर असर लड़ा गया, वो साफ और शफाफ इलेक्शन था, क्या कहेंगे सर? देखें, ये इलेक्शन बड़ा बेहतर था। ये छोटा इलेक्शन था, हमारे वर्कर्स जो थे वो बेटर कंट्रोल में थे। जो 2018 का इलेक्शन था वो तो बहुत करप्ट इलेक्शन था। उसके प्री पोल रिगिंग थी, ड्यूरिंग पोल रिगिंग थी, पोस्ट पोल रिगिंग थी। उसके अंदर तो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इस इलेक्शन में तो हम लोगों ने अपने चौकीदारा किया, पूरा पहरा दिया। डब्बों के साथ साथ हमने डब्बे जब जा रहे थे जहां, उसके ऊपर भी पहरा दिया। तो मैं समझता हूं कि यहाँ तो एक ट्रू रिफ्लेक्शन है। और इस सीट के ऊपर जो साद रफीक हैं, वो एक पॉपुलर कैंडिडेट है। वो इमरान खान से भी 600-700 वोटों से हारे थे और उनका ये क्लेम था कि वहां धांधली हुई है और उसकी रिकाउंटिंग के लिए उन्होंने दरखास्त दी हुई थी। तो यहां से हम बड़े पुरुमीद थे कि यहां से हमने इलेक्शन जरूर जीतना है। और वैसे भी मैं जो हारून अख्तर साहब ने पहली बात की, उसके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि इस हुकूमत ने जो बहुत मिसमैनेज किया पाकिस्तान की इकोनॉमी को, हुमायूं अख्तर साहब ने, बहुत उन्होंने मिसमैनेज किया इकोनॉमी को, जिसकी वजह से एक महंगाई की लहर आई है। महंगाई की लहर से भी ज्यादा एक नाउम्मीदी की लहर आई है। राना साहब, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है तो मैं कह रहा हूं रुपया जो गिरा है वो पीएमएलएन की हुकूमत के आखिरी महीनों में गिरा है। मैंने हरगिज नहीं कहा कि हमारी हुकूमत ने मिसमैनेज किया है। हुमायूं साहब, 3 दिन में 9 रुपए गिरा, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और वो आपके इलेक्शन से थोड़े दिन ही पहले गिरा। राना साहब, और फिर जो अभी हाल ही में जो रुपया गिरा है उसके असरात 3-4 महीने बाद पेश आएगा। आपके दौर में रुपया जो 105 से 125 पे गया आखिरी चंद माह में, ये महंगाई के नतीजे उसके हैं, हमारी मिसमैनेजमेंट के नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें और फिर आप जरूर बात करें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा अहम है, आप दीजिएगा। देखें, पाकिस्तान की मईशत अपने पीक पे थी 2017 में, और जो हमने 4 साल में अचीव किया था, जब नवाज शरीफ के ऊपर पनामा केस बना, ये बात सही है, मैं एग्री करता हूं कि वहां से मईशत गिरना शुरू हुई। और वो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्री, ट्रेड, उन्होंने देखा कि अब पाकिस्तान के अंदर ऐसी गेम शुरू होने वाली है जिसकी प्रायोरिटी इकोनॉमी नहीं होगी। उस दिन से डॉलर गिरा। लेकिन उसके बाद जब हुकूमत बन गई पीटीआई की, उसके बाद इन्होंने 60-70 दिन क्या किया? कभी ये सऊदी अरब से उम्मीद लगा के बैठे थे, कभी ये किसी और जगह से उम्मीद लगा के बैठे थे, फिर ये एक फोबिया में थे कि हम जाएंगे और करप्शन पकड़ लेंगे और करोड़ों डॉलर जो है वो आ जाएंगे। इनको हमने, पाकिस्तान की तारीख में कोई हुकूमत है जिसने 18.5 अरब डॉलर का बैलेंस छोड़ा हो? हम अच्छा करते कि 2 साल का जो आगे हमने किस्तें देनी है 15 अरब आईएमएफ को और दूसरे इदारों को वापस करते, और जिस 3 अरब के ऊपर हम आए थे इनको वो 3 अरब देते। मोहम्मद अली दुरानी साहब, अगर 35 साल की करप्शन, बैड गवर्नेंस, इदारों को कमजोर, कर्जे लेना, तजारत में इम्बैलेंस, रिजर्व, रिमिटेंस सब तबाह हो गया था, सब कुछ है, अगर ये 35 साल में सब कुछ था तो 45 दिन का और 35 साल का जो फर्क था वो आवाम को बताना चाहिए था, जिसका रिएक्शन रिजल्ट कह रहे हैं कि लोग
खुद मान रहे हैं पीटीआई के कैंडिडेट कि जी लोगों ने महंगाई पे रिएक्शन दिया है। तो सर अगर कोई ये क्या हुकूमत बेहतर तौर पर इस चीज़ को नहीं बता सकती थी, आवाम को एतमाद में नहीं ले सकती थी, उनका तर्जुमान जिसकी बुनियाद पर यह फ़र्क बताया जा सकता था कि इनकी वजह से हम इस पोजीशन पे हैं कि थोड़ा सा इजाफा कर रहे हैं, बाकी ये कारकर्दगी हम दुरुस्त करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं बहुत ही एक मेरिट ओरिएंटेड बात करना चाहूँगा कि गुज़श्ता 5 साल की हुकूमत की कारकर्दगी और माजी की हुकूमतों की जो परफॉर्मेंस थी और एक परपेचुअल प्लंडर और एक परपेचुअल फीलिंग पब्लिक में अंदर थी कि उनके वसाइल जो हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं और मुल्क के अंदर ऐसी हुकूमतें हैं जिनकी वजह से आवाम को वो तरक्की और खुशहाली के मौके नहीं मिल रहे जो उन्हें मिलने चाहिए। और यही इसी एहसास का रिज़ल्ट था कि 2018 के इलेक्शन में एक बिल्कुल नई सियासी कुव्वत को पूरे मुल्क के अंदर एक मेजॉरिटी मैंडेट मिला। और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इनके होने के बाद और अदालतों के मुख्तलिफ फ़ैसले आने के बाद इस वक्त इस बात पे भी कंसेंसस पैदा हो गया है कि मौजूदा जो इलेक्शन हुए हैं इसके अंदर भी कोई धांधली नहीं हुई। अब जो पिछले वाले इलेक्शन थे उसमें जो हार गए वो कह रहे हैं धांधली हुई, जो नहीं हारे वो किसी हद तक बाज़ चीज़ों पे ऑब्जेक्शन भी करते हैं, बाज़ पे नहीं करते। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि माजी की हुकूमतों की जो परफॉर्मेंस थी वो अवाम की तवक्कुआत पे पूरी नहीं थी, इसी वजह से एक नई ताकत को ये जिम्मेदारी मिली। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरे सामने अखबार है, ये ख़बर है जो कि 26 दिसंबर 2013 की है कि डॉलर 104 रुपये का था, बढ़कर 112 तक पहुँच गया। सेल्स टैक्स 16% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। IMF ने पाकिस्तान के लिए 6 अरब 70 करोड़ डॉलर का कर्जा, इसके साथ ही बिजली का जो है, ये बिजली के बारे में है कि 5.89 जो है वो पर यूनिट बढ़ा दी गई। मतलब एक, और यहाँ 3 दफ़ा जो है 4 महीने में नई हुकूमत ने 4 पेट्रोल पंप चलाए। मतलब ये खबरें जो हैं ये 2013 दिसंबर और नवंबर के दरमियान की हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी एक नई हुकूमत आती है तो उसके सामने जो चैलेंजेस होते हैं उसके नतीजे में एक मुआशी जो डिप आता है वो यकीनी तौर पर आता है। और मौजूदा जो हुकूमत आई थी उसके सामने जो चैलेंजेस थे, आप अगर बहुत डिटेल में बात करनी होती तो मैं रिजर्व पे सब पे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो चैलेंजेस थे उनका हुकूमत मुकाबला करने के लिए जो इक़दामात उठा रही थी, मैं ये समझता हूँ कि इनकी टीम जो है वो उसको प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर सकी और अपने इक़दामात को जस्टिफाई भी नहीं कर सकी, बल्कि वो इक़दामात जो उठाने थे उनको डिले भी किया और उनको रॉन्गली रिप्रेजेंट भी किया। मैं आता हूँ मौलाना बख्श चांडियो साहब, कोई भी हुकूमत होती, आपकी भी हुकूमत होती, अगर ये हालात रहते जो कहा जाता है, PMLN के दोस्त कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा दिया, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मेरे पास भी बहुत सी फिगर्स हैं, लेकिन अगर मैं उनकी बात ना मानूं और जनरल बात मानूं PTI की कि बहुत बुरे हालात थे और जैसे पीपल्स पार्टी भी कहती है, तो ऐसी सूरत हाल में PTI की हुकूमत या आपकी हुकूमत होती 45 दिन में, वो क्या कर सकती थी सर? मैं डॉक्टर साहब एक बात कहूँ, मैं ये नहीं कहता कि जो भी नई हुकूमत आई वो कोई आइडियल काम कर सकती है इतने दिनों में, लेकिन एक बात माननी होगी, मैं दुरानी साहब से इख्तलाफ करने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो बहुत सोचने वाले और बड़े काबिल और ज़हीन इंसान है, मैं उनसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन ये मानना पड़ेगा अगर क़यादत हो, अगर बासलाहियत इंसान के हाथ में हुकूमत की बागडोर हो तो चंद दिनों में भी वो एक ऐसी माहौल तो पैदा कर सकता है कि अवाम में एतमाद और पुरुमीद माहौल पैदा हो। आप देखें भुट्टो साहब ने जब लिया क्या बहरान था, आधा मुल्क गुम हो चुका था, तस्वुर ही नहीं था इस सूरत हाल का, सलाहियतें थी, जज्बा था, आए और कैसे मरी हुई गिरी हुई बेहोश कौम को कैसे खड़ा किया,
कैसे आज जो भी तरक्की के जो भी आप मीनार देख रहे हो, जिस पे भी हाथ रखेंगे उसके चेहरे पे नाम लिखा होगा बदस्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। उसके बाद बेनज़ीर साहब आई, बेनज़ीर साहबा ने आते ही एक उम्मीद की फिजा पैदा की। ऐसे कई फैसले, मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाली हुकूमत नई के लिए मैं आइडल नहीं कहता, लेकिन ऐसे बुनियादी फैसले ज़रूर कर सकती है जो अवाम कौम खड़ी हो जाए, उम्मीद पैदा। आप देखें फिर 11 साल मुशर्रफ की जो बिद्दत से भरी हुई हुकूमत, जिसने ढांचा ही तब्दील कर दिया हुक्मरानी का, हुकूमतों का, सूबों का। हुआ क्या? आते ही आइन को दोबारा बहाल करने की बात हुई, और जैसे जैसे जितनी कानून साजी उस दौर में हुई है, जिसकी क़यादत आसिफ ज़रदारी साहब और यूसुफ गिलानी साहब, राजा साहब ने की, आते ही उम्मीद की किरण पैदा की और लोग खड़े हो गए। अगर ये हुकूमत में भी सलाहियतें हैं, बड़े दिन हैं, पहले दिन ही, लेकिन पहले दिन हमने किया क्या? उलझ गए, गाड़ियां बेचेंगे, भैंसे बेचेंगे, इस घर में रहेंगे, इसमें नहीं रहेंगे। ये बुनियादी मसला नहीं था। इन्होंने उस बात को देखा ही नहीं, उसका तज़किरा ही नहीं किया। मैं अब आपने बातें बहुत पूछ ली है, फिर टाइम बहुत कम मिलता है। लाहौर की बात जो है, मेरे हुमायूं अख्तर साहब की बात, आप लाख बातें करें, लेकिन ख्वाजा साद रफीक एक बाहिम्मत और बड़े ज़हीन सियासी रहनुमा, सियासी कारकुन है। एक ब्रेक नाज़रीन, पे दोबारा आता हूं। एक सवाल यह है कि आज जो है वो नैब का इदारा सर आजाद है। सर आपको मैं मौका दूंगा, पहले जरा इनका टाइम ले दूं। सर एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है सर नैब, और इसके चेयरमैन को भी लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस आप ही के जो हैं वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन लेके आए थे, और ज्यादातर अपॉइंटमेंट भी उसी दौर में हुई। सर एक मेरिट पे एक आदमी काम कर रहा है, लाहौर का डीजी, आप उसके खिलाफ पार्लियामेंट में जाकर करारदाद पास कर रहे हैं कि जनाब उसको निकाला जाए। क्यों सर? अगर उसने गलत काम किया तो आप अदालत में जाइए। जिस तरह रिलीफ मिला अदालत से वजीर आजम या नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को, अगर आपको कोई भी ऐसा एतराज था कि लाहौर के डीजी को इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपके पास दूसरा फोरम है, वो है आपका अदालतें। आप उनके खिलाफ सर सूबाई असम्बली में करारदाद ला रहे हैं एक ऐसे शख्स के खिलाफ जो साफ और शफाफ इंक्वायरी कर रहा है और जो मेरिट में है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बेहतरीन और मेरिट का अफसर है। सर क्या कहेंगे इस पे? जी सर। देखें, पहली बात तो यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो थे, उसमें ऑपोजिशन में पीटीआई भी शामिल थी। इसलिए अगर आप ये कहें कि इनकी अपॉइंटमेंट में पीटीआई शामिल नहीं थी तो यह गलत बात होगी, और पीटीआई को वो जाके मिले भी हैं, वो अपनी जगह पे है। दूसरी बात यह है कि अभी चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको सरजरिश की कि हमारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर जो कि इंतहाई एहतराम जिनके लिए होना चाहिए, एक शख्स के अंदर इतनी मॉरल एजुकेशन नहीं कि वो इतने सीनियर वाइस चांसलर्स को हथकड़ियां लगा के फिर वहां जाके आंसुओं से रोना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कुछ तो कमी है, सॉरी कुछ तो कमी है। सॉरी, माफी मांगी, गलती हो गई, मांगी, लेकिन सर जुर्म मतलब है, जुर्म है, गलती है। चाहे प्रोफेसर करे, चाहे राना अफजल करे, चाहे इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम करे, चाहे डॉक्टर दानिश करें, जो जुर्म करेगा, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे एक आम पाकिस्तान, वो एक अलग बात है। इतने लोगों को जो अच्छी लगती है सर, मोहतरमा आप सुने सर, आपके दौर में कितने लोगों को सर जेल भेजा, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी लंबा बोले। नहीं, आपने पहले भी एक तवील गुफ्तगू की, देखें बात सुने, उसके कंडक्ट की बात हो रही है। जुर्म तो साबित होगा ना जी, इल्जाम है उसका जो कंडक्ट है। अगर वो वाइस चांसलर्स को हथकड़ियां लगा सकता है और उनकी तस्दीक कर सकता है, तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भी कर सकता है। यह इशू है कि क्या उसको यह करना चाहिए। आज अगर साद रफीक ने बेल कराई है, तो क्या साद रफीक इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहा?
क्या वो सुबह से शाम तक इनके सवालों के जवाब नहीं दे रहा? क्या वो भाग जाएगा? इज्जत होती है, एहतराम होता है, सजा जरूर दे। इन्वेस्टिगेशन सजा जरूर दे सर, नैब रूल्स है कि अगर इन्वेस्टिगेशन इस हद तक पहुंच गई है तो वो गिरफ्तारी कर सकते हैं सर। डॉक्टर साहब, जहां रूल्स होते हैं वहां ऑफिसर्स के पास डिस्क्रिप्शन होती है, दिमाग इस्तेमाल करने की इजाजत होती है। जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं सर, मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करने की इजाजत होती है कि अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें। मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैं कुछ थोड़ा सा जनाब सर, मेरा इसमें एक दो गुजारिशात है जो कि मैं करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आमरीत के दौर तो कोई भी नहीं कहता कि आमरीत के दौर को जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक ख़ानदानी आमरीत को कौन सी जमहूरियत और किस मुल्क की जमहूरियत जो है वो उसकी इजाज़त देती। मैं आपको, आप जैसे बुज़ुर्ग आदमी को किसी मरियम बीबी के बच्चे को रिपोर्ट करता हुआ जब देखता हूँ, और मैं जब शहबाज शरीफ साहब के बाद आपके बजाय किसी और के बजाय हमजा साहब को देखता हूँ, तो मैं पर्सनल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ 4 दफा एमएनए का इलेक्शन जीता है। जमहूरियत के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है जमहूरियत के ऊपर। और मैं जिस जमहूरियत को पाकिस्तान के अवाम देखना चाहते हैं वो एक हकीकी जमहूरियत है जो पूरी दुनिया के अंदर गालिब और हुक्मरान रहनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क की ये ज़रूरत है कि अब इस मुल्क की मईशत को जो एक ड्रेन है प्लंडर का, करप्शन का और प्लंडर्ड एसेट्स को मुल्क से बाहर ले जाने का, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया अब इकट्ठी हो चुकी है, आपको, मुझे, हम सब वर्कर्स बैठे हुए हैं यहाँ, कोई लीडर नहीं है, आपको भी मैं जानता हूँ, चांडियो साहब मेरे बुजुर्ग भी हैं, मैं इनका एहतराम भी करता हूँ और मैं जानता हूँ कि इनसे बड़ा वर्कर कोई नहीं है। अब हम सबको मिलके इस चीज़ के लिए खड़े होना है कि अगर हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो हम आइन के मुहाफिज हैं, किसी ख़ानदान के मुहाफिज नहीं है जो उस ख़ानदान के अंदर किसी भी गालिब पार्टी की अक्सरियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो हमें आइन की हिफाजत के लिए क्या कभी हम अपनी लीडरशिप की गिरफ्त से बाहर निकल सके हैं? मैं असूली बातें कर रहा हूँ, कतन मैं किसी के ऊपर उंगली या किसी के ऊपर एतराज़ या किसी की तौहीन मेरी मतलूब नहीं है। मैं इस वक्त गुर्बत से तंग आ चुका हूं, मैं इस वक्त अपने साथ होने वाली लूट मार से तंग आ चुका हूं। मुझे अस्पताल में दवाई नहीं मिलती, मुझे तालीम के मौके नहीं मिलते, मुझे साफ पानी नहीं मिलता। मैं इस मुल्क में रहते हुए, इस मुल्क का शहरी होते हुए मैं इंसान की जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो मुझे ऐसी जमहूरियत चाहिए जो मुझे एम्पावर करे, जो मुझे उतना ही एम्पावर करे जितना मगरिब का एक शहरी एम्पावर्ड है, जो मुझे उतना ही अख्तियार दे जो मुझे आइन देता है। मेरे आइन को, अख्तियार को आप उठा के अगर किसी खानदान की झोली में डाल देंगे और मेरे आइन के अख्तियार को उठा के आप किसी की लूटमार की नजर कर देंगे, तो मैं उसके ऊपर अगर आवाज उठा रहा हूं तो मैं अवाम के नुमाइंदे के तौर पे बोल रहा हूं, मैं चांडियो साहब की जबान बोल रहा हूं, मैं आपकी जबान बोल रहा हूं। ठीक है, मैं हुमायूं अख्तर साहब की तरफ आ रहा है। मैं आता हूं अपने जो मेहमान मेरे हैं मौलाना बख्श चांडियो की तरफ, हुमायूं अख्तर राना साहब की तरफ दोबारा आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। तमाम मेहमानों के लिए मेरे पास 2-2 मिनट है। सबसे पहले मैं हुमायूं अख्तर साहब की तरफ आता हूं, वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी हुमायूं अख्तर साहब। मैं मुख्तसरन बातें कहूंगा। देखिए, पीटीआई की हुकूमत को अभी 2 महीने भी नहीं हुए, और जो इससे पहले टर्म्स की हुकूमतें होती हैं वो आखिरी चंद सालों में ऐसे काम करती हैं, उनको परवाह नहीं होती मईशत की, उनको अगले इलेक्शन की परवाह होती है। इधर कर्जों के एतबार से, रुपए की कमजोरी के एतबार से बहुत मसाइल पैदा हुए हैं। थोड़ा सा जरा मौका दीजिए। बिल्कुल डेफिनेटली पीटीआई की हुकूमत को अवाम के सामने
पूरी सिचुएशन बयान करनी चाहिए। मेरी नजर में ये मौजूदा महंगाई जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई की हुकूमत के इकदाम से, इसका ताल्लुक है आखिरी चंद माह में PMLN की हुकूमत के इकदाम से। नंबर 1। नंबर 2, चांडियो साहब, मैंने लाहौर के लाड़काना जो ये मौजूदा हल्का था इसमें 25 साल पहले इत्तेजाज आसिम को हराया था और इस इलाके में पीपल पार्टी वापस नहीं आ सकी। तीसरी बात यह है कि मैंने 2002 में नून और पीपल पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा इसी हल्के से और मैंने दोनों को हराया और मैं फिर वफाकी वजीर बना। चौथी बात सर, हम भूल जाते हैं, हम जमहूरियत के नारे तो बहुत लगाते हैं और हम जैसे कुछ लोग हैं जो टोटली हमेशा इलेक्शन लड़ के आए हैं, लेकिन माजरत के साथ जी मैं माजी में नहीं उलझना चाहता, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो का इब्तदा सियासत में अयूब खान के मार्शल लॉ में थी, नवाज शरीफ की इब्तदा ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में थी। अब हम क्या बातें कर रहे हैं? अभी हम जमहूरियत के बहुत बड़े सपोर्टर बन गए। जमहूरियत बहुत अच्छी चीज है और इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन वो लोग जमहूरियत करते हैं जिनकी इब्तदा मार्शल लॉ से हुई है। मुझे ये आज तक समझ नहीं आई। ठीक है, मौलाना बख्शांडियो साहब। मैं कर्ज करूं, हमायूं साहब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा 2-3 किताबें पढ़ लें, 2-3 मजहबी रहनुमाओं को सुन लें, 2-3 इस कायनात के बड़े अजीम लोगों को पढ़ लें, वो किस बदतरीन हालत में और कितने बदतरीन लोगों की कंपनियों में पढ़कर यह रूहानी हैसियत हासिल कर गए। ये कोई गुनाह नहीं है। दूसरी बात, भुट्टो साहब ने जवाल में अयूब खान को नहीं छोड़ा। मैं किसी और का नाम नहीं लेता कि वो आखिर तक साथ रहे। भुट्टो साहब ने आलम उरूज में अयूब खान से इख्तिलाफ किया किसी उसूल मुल्क के मामले पर। यह गुनाह नहीं होता कि कहां से शुरू हो गए मामला। हम मुसलमान कहते हैं कि आलम और खात्मा बिल खैर कर। देख, अब सुने तो सही ना, आप सुनते नहीं है हमारे साहब, आप सुनते नहीं है। सुन तो लेना, क्या बुरा है। ठीक सर, 2-2 मिनट है, 2-2 मिनट है सर, 2-2 मिनट हमारे यार। आप मैं हमायूं अख्तर साहब को जहन में नहीं, कुछ जाती बात आपके लिए एहतराम है, लेकिन हम मुसलमान कहते हैं ना खात्मा बिल खैर हो, तो जब खात्मा आपका अच्छा होगा तो आप काउंट किए जाओगे। उरूज में छोड़ो ना मुशर्रफ को, उरूज में छोड़ो ना ज़ियाउल हक को, उरूज में छोड़ो ना अयूब खान को, तो हम आपको काउंट भी करें। भुट्टो आलम में उरूज में अयूब खान को छोड़ा, अयूब खान ने जेल में डाला, ज़ियाउल हक ने कत्ल करवा दिया। आप किसकी तारीफें करने लगे हो? आप अब अपनी मेहनत कर रहे हो, आने वाले दिनों में आपका तज़किरा होगा। इन आमरों के कारनामों को अपने कारनामे बनवाकर हमें उस साहब ना गिनवाए। राना अफजल साहब 2 मिनट है। राना अफजल साहब टाइम कम है। राना अफजल साहब 2 मिनट है। देखें, हमायूं अख्तर साहब ने 2-3 मरतबा फरमाया कि जी आखिरी दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मईशत को खराब किया। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आखिरी 1 साल में तो हमने एक लोन भी नहीं लिया और हम वो पहली हुकूमत है जिसने IMF का प्रोग्राम, जिसको कहते हैं जी बड़ी सख्त शराइत होती है, उसको फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुकम्मल किया। जितने अहदाफ हैं, टैक्स टू GDP रेशो है, इन्फ्लेशन है, GDP का ग्रोथ रेशो है, ये सारा पाकिस्तान में 10-15 साल के बाद एक रिकॉर्ड था। दूसरी बात इन्होंने कही कि जी ये आमरों के दौर में ज्वाइन किया। अगर आमरों के दौर में शरीफ लोगों ने ज्वाइन ना किया होता और फिर अपने आप को बाद में आके बनवाया ना होता, तो आज आमरों के बच्चे और उनके बच्चे इस मुल्क के ऊपर किम का बच्चा भी किम और किम का बच्चा भी किम, वो यहाँ पे हुक्मरान होते। और ये अगर हमने ज्वाइन किया पाकिस्तान और सबके लिए इसको पाकिस्तान की जमहूरियत को वापस जमहूरियत की तरफ लेके गए। दुरानी साहब आपके पास 2 मिनट है। दुरानी साहब। जनाब, मैं 2 मिनट में अपनी बात कर लूँगा। मैं तो अवाम की तरफ से बोलना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जी वो इलेक्टेबल्स का ट्रक जो एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी से निकल के तीसरी पार्टी पे चला जाता है और फिर वो उनको डिफेंड भी करता है, वो लीडरशिप को भी डिफेंड करता है, लेकिन इस सब चीज़ के नतीजे में इस मुल्क के अवाम को कुछ नहीं मिलता। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को मज़ीद जमहूरियत की ज़रूरत है। हमें मज़ीद जमहूरियत की ज़रूरत है। और अवाम जब रिजेक्ट करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि खलाई मखलूक आ गई है। अवाम अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम कहते हैं फेयर इलेक्शन हो गए हैं। अदालतें अगर छोड़ देती हैं तो हम कहते हैं अदालतें आज़ाद हैं। अदालतें अगर सज़ा दे देती हैं तो हम कहते हैं खलाई मखलूक हैं। मतलब ये है कि हमने जमहूरियत को ख़ानदानों की लौंडी बनाने के लिए जितने भी इक़दाम उठाए हैं, उसके वजह से मुल्क में जमहूरियत मजबूत
मजबूत नहीं हुई। मैं राणा साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, मैं चांडियो साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, मैं अपने आप से भी, इस मुल्क के अवाम साहब से भी, हमायूं साहब से भी, सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हमें उठ के आइन का पासबान बनना चाहिए, हमें पार्लियामेंट का पासबान बनना चाहिए, हमें अपनी इलेक्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए और हमें अपनी वजारतें और अपनी हुक्मरानियों के लिए जो है अवाम के मफादात कब तक लुटते रहेंगे। मुझे नहीं समझ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी एमएनएशिप, मुझे नहीं चाहिए ऐसी वजारत जिसके नतीजे में मैं इस मुल्क के अवाम को कुछ ना दे सकूं। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि जनाब, आप जब तक लूट मार करने वाले हुक्मरानों के निगहबान बने रहेंगे, जब तक आप अवाम के ख्वाहिशात और अवाम की उमंगों और अवाम की तमन्नाओं को बिखेरने वालों के साथी बने रहेंगे, आप जब तक हक गोई के बजाय हुक्मरान खानदान गोई करते रहेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की तकदीर तो क्या बदलनी, आपके अपने बच्चों की तकदीर भी नहीं बनेगी, मेरी भी नहीं बदल सकेगी। तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया। टाइम में जो है बिल्कुल अब आखिरी सेकंड है, मैं तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करूंगा और इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।